नमस्कार साथियों, अभी अपन एक बात करेंगे। भारत को क्या जापान से पछाड़ दिया या फिर कागज़ कार्रवाई के अंदर है, इसको लेकर अपन बात करेंगे ही। उससे पहले वीडियो निकल कर आ रहा है रवीश कुमार ऑफिशियल का, जिसका टाइटल है जापान को पछाड़ दिया भारत ने या जल्दबाजी में की गई घोषणा। इसको लेकर रिएक्ट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपको क्या लग रहा है, भारत जापान को पछाड़ सकता है या फिर भारत ने कागज़ कार्रवाई में बताया है? इसको लेकर अभी इसी वीडियो के अंदर रिएक्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आइए देखते हैं, इस वीडियो को रिएक्ट करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्या सचमुच बन गया है? अगर इसी से खुशी मिलती है तो खुश होना चाहिए कि कम से कम इतनी खुशी तो मिली। और अगर यह खुशी की बात है तो बिजनेस अखबारों के पन्नों पर इसका जश्न गायब सा क्यों है? बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में यह खबर चौथे पेज पर नजर आई। इस तरह से छापा गया है कि भारत जापान से आगे निकल गया है, जैसे किसी को पता ना चले। हो सकता है कि बिजनेस अखबार ठीक से जानते समझते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। कई लोगों की यह भी राय है कि भारत की रैंकिंग अच्छी हुई है, तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो उसका जश्न मनाना चाहिए। क्या सरकार मना रही है? बिल्कुल मनाइए अगर ऐसा है तो। लेकिन बताइए कि दुनिया की इस तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में लोगों की क्या हालत है? यह कैसे हो रहा है कि लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा और अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती जा रही है? क्या केवल जश्न ही मनाएं या इस पर भी बात हो? खैर, नीति आयोग वीवीआर सुब्रमण्यम ने घोषणा कर दी, लेकिन अब उस घोषणा पर भी सवाल होने लगे हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की रितु सिंह की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घोषणा कि हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है थोड़ी प्री मैच्योर है, यानी समय से पहले कर दी गई है। 2025 को लेकर अभी अनुमान जारी हुआ है। 2024 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत जापान के बहुत करीब तो है, लेकिन अभी ओवरटेक नहीं हुआ है। आखिर नीति आयोग ने ऐसी चूक क्यों की? रितु सिंह की यह रिपोर्ट इस सवाल का जवाब दे रही है कि क्यों चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जश्न दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से भारत आगे नहीं निकला है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करने से बचना चाहिए था। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. कम से कम इसका खंडन तो किया ही जाना चाहिए। हर जगह यह खबर छपी हुई है कि भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसी चूक कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग हमारी प्लानिंग संभाल रहे हैं? ऐसी गलती तो मुझसे हो जाती है। गणित में कमजोर होने के कारण कई बार बिलियन और ट्रिलियन का हिसाब लगाने में मैंने चूक की है। दरअसल इसका एक इतिहास भी है। आप वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयानों को लेकर ही सर्च करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर, लक्ष्य को लेकर तरह तरह के बयान मिलेंगे। कभी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह देते हैं तो कभी 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बता देते हैं। 8 दिसंबर 2023 को पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 2 महीने 10 दिन बाद 19 फरवरी 2024 को उन्होंने इसमें 5 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ दिए और कहा कि 2047 तक भारत 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसके 5.5 महीने बाद 31 जुलाई 2024 को मंत्री जी ने 20 ट्रिलियन की छलांग लगाते हुए कह दिया, अगर इसी तरह सही कदम उठाए गए तो 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 55 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। मगर किसी कारण से मार्च 2025 में अपने अनुमानों में कटौती कर दी और कहा कि हमारा अनुमान है कि 2047 तक भारत 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोई जवाबदेही नहीं, कुछ का कुछ बोलते जाइए, जोड़ते जाइए। 10 साल में भारत ने 2 ट्रिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़ा है और अब पीयूष गोयल अगले 20 साल में यानी 2 दशक में 30 से 50 ट्रिलियन डॉलर तक जोड़ने की बात कर रहे हैं। किस हिसाब से? अब इस चार्ट को देखिए। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2024 का अलग अलग देशों के जीडीपी का आंकड़ा है। 2 अंकों में केवल 2 देश हैं। चीन दूसरे नंबर पर है जिसकी जीडीपी का आकार 19 ट्रिलियन डॉलर से कम है, और पहले नंबर पर अमेरिका है जिसकी जीडीपी का आकार 29 ट्रिलियन डॉलर से कुछ अधिक है।
बाकी के कुल 8 देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से नीचे हैं। यानी अमेरिका और चीन के मुकाबले जर्मनी, भारत, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील 5 ट्रिलियन डॉलर से कम की अर्थव्यवस्था हैं। इन सभी 8 देशों की जीडीपी को अगर आप मिला देंगे तो उससे अधिक जीडीपी अमेरिका की है। नंबर का महत्व है, लेकिन अच्छा होता नंबर के साथ साथ जीडीपी का आकार भी बड़ा नजर आता। उस मामले में भी भारत अमेरिका और चीन के अंतर को इस वक्त कम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका कितने साल में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर पहुंचा? चीन कितने साल में 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर पहुंचा? मोदी सरकार के मंत्री सपना दिखा रहे हैं अगले 22 साल में 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जब भी इस तरह का आंकड़ा आता है, दूसरे आंकड़े भी रखे जाते हैं और रैंकिंग में की गई तरक्की पर सवाल उठने लगता है। हम ब्रिटेन, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन स्तर की बराबरी कर पा रहे हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी संभावनाएं हैं कि लोग 10वें पायदान पर खड़े कनाडा की तरफ पलायन करना बंद कर दें, अमेरिका और जर्मनी जाना कम कर दें? क्या आप इस खुशी के मौके पर यह जानना चाहेंगे कि जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच रहा था, तब आपकी जिंदगी कितनी बदल रही थी? मिडिल क्लास कितना समृद्ध हो रहा था, या उसकी अर्थव्यवस्था हालत सिकुड़ रही थी? क्या इस दौरान आपकी सैलरी और बचत में भी वृद्धि देखी गई? मतलब आपने महसूस किया कि आपकी लाइफ में कुछ तो हो रहा है जिससे लग रहा है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है? देखिए, कल से ही लगातार देख रहा हूं कि एक 4th पोजीशन पे हम पहुंच गए, हमने फलाने मुल्क को पीछे छोड़ दिया और सेलिब्रेटरी मूड में। तो जाहिर तौर पर जब उत्सव मनाने के अवसर देश में और देश के माहौल में मुश्किल हो जाते हैं तो लोग किसी भी क्षण को उत्सव का क्षण मान लेते हैं। कई चीज होती है मैथमेटिकल रियलिटी। मैथमेटिकल रियलिटी जैसे उम्र का बढ़ना, इस तरह से मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। जो भी गंभीर अर्थशास्त्री हैं, खास करके जो लोकोन्मुख अर्थशास्त्री जिनको कहते हैं, वो इसमें चिंता के बीज भी ढूंढते हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहूं कि मैं अपनी इकोनॉमी को एक नागरिक के रूप में कहूं कि धारा 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के उसके सारे क्लॉजेस पढ़ लिए जाएं कि संपत्ति के संकेंद्रण में, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में कितना छेद डेंट कर पा रहे हैं, इनकम इनइक्वालिटी के लिए क्या सोच विकसित कर पा रहे हैं, लिवलीहुड इंश्योर करना जिसका सीधा ताल्लुक रोजगार और नौकरी से, उसके बारे में क्या बात होती है। अगर इन विषयों पर अर्थव्यवस्था की चुप्पी होती है, क्योंकि आप अगर पर कैपिटा जीडीपी के नजरिए से देखें तो हम कहां खड़े हैं, मौलिक जांच मूल्यांकन तो वहां होना चाहिए ना, या सिर्फ कि उत्सव के लिए कि समृद्धि के 5 टापू असमानता के महासागर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए उत्सव हो। मैं समझता हूं कि अर्थशास्त्र की पूरी समझ को लोकोन्मुख नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि अगर 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, तो ये आखिर हम कैसे इन दो विरोधाभासी चीजों को एक साथ देख सकते हैं। जापान के शहरों की तुलना भारत के शहरों से कर लीजिए। वहां का जीवन स्तर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु किस शहर से करना चाहेंगे? इस वक्त जापान की अर्थव्यवस्था भयंकर संकट से गुजर रही है। उसके सिकुड़ने के कारण भारत आगे निकल रहा है। अगर भारत 6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बनकर जापान से आगे निकलता तो वाकई कमाल की बात होती, लेकिन जापान 6 ट्रिलियन डॉलर से सिकुड़कर 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आता दिख रहा है। जापान का कहना है कि उसकी हालत ग्रीस से भी बदतर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही खराब है। जापान में मंदी की बात होने लगी है और कर्जा जीडीपी का 2.5 गुना हो गया है। आगे निकलना तब होता है जब आप किसी को पीछे छोड़ते हैं, कोई अपनी वजह से पीछे रह जाए और आप बिना रफ्तार बढ़ाए, गियर बदले आगे निकल जाएं। यह सही मायने में आगे निकलना नहीं है। 2020 में ब्रिटेन में ब्रेक्सिट हुआ, महंगाई बढ़ गई, वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और ब्रिटेन 5वें नंबर से नीचे चला गया। आईएमएफ का अनुमान था कि भारत 2027 में दुनिया की
चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान के पिछड़ने के कारण इस वक्त भारत के आगे निकलने पर किसी को शक नहीं, लेकिन जब तक यह हुआ नहीं तो यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोली गई। 2015 में भारत 10वें नंबर पर था, 2025 में चौथे नंबर पर आया, 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। 10 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर का आकार बढ़ा तो है। नंबर में अच्छा करने के बाद भी कुछ तो है जो इसकी खुशी को वास्तविक नहीं बनाती। क्लास में आप थर्ड आए हैं, यह बड़ी बात तो है, लेकिन 100 में 90 अंक लाकर थर्ड आए हैं या 100 में 30 नंबर लाकर थर्ड आए हैं। जरा यह भी पूछ लीजिए, पास मार्क से 1 अंक ज्यादा लाकर कोई कह सकता है कि वह टॉप कर गया क्योंकि पूरा क्लास फेल कर गया। इसी साल 9 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने भारत के जीडीपी का अनुमान घटा दिया, 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया। फिच और मूडी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के जीडीपी अनुमान को घटाया है। जब जीडीपी कम हो रही है, अनुमान घटाए जा रहे हैं, मांग घट रही है, लोग खर्च कर सकें, इसके लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट कम कर रहा है, उसी समय में आप नंबर के मामले में, रैंकिंग के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। क्या आपको यह बात पचती है? 15 अप्रैल के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आशीष अग्रवाल की रिपोर्ट है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा दरों पर मार्च 2023 में भारत का घरेलू ऋण जीडीपी का 37.6% था। जून 2024 तक आते आते यह बढ़कर जीडीपी का 42.9% हो चुका है। इसका मतलब है इस दौरान भारतीय परिवारों पर भी ऋण का बोझ बढ़ गया है। मार्च 2023 से लेकर जून 2024 के बीच बैंकों के कुल लोन में 18% की वृद्धि हुई। इस दौरान प्राइवेट लोन में 24% की बढ़ोतरी हुई, यानी अन्य लोन के मुकाबले निजी लोन में ज्यादा वृद्धि देखी गई। अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए कंपनियां कम लोन ले रही हैं, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं। इसका यही मतलब निकलता है मोटा मोटी, यानी आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो आप लोन ले रहे हैं और चुका नहीं पा रहे। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में एनपीए बढ़ता जा रहा है। कम आय के वर्गों में कम मूल्य के लोन का काफी प्रचलन होता है, इसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अब इस क्षेत्र से भी दबाव की खबरें आने लगी हैं। स्ट्रेस इन माइक्रो फाइनेंस 7 मई 2025 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक समय पर भारत का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन आज एक संकट से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में भी अब डिफॉल्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राज्य सरकारों को कानूनी तौर पर हस्तक्षेप करके लोन चुकाने के दबाव से लोगों को बचाना पड़ रहा है। एक साल पहले से तुलना करें तो मार्च 2025 में इस क्षेत्र का एनपीए 8.8% से बढ़कर 16% हो गया, 38,000 करोड़ से बढ़कर 61,000 करोड़ हो गया, यानी एक साल में एनपीए डबल हो गया। 29 जुलाई 2024 को सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। 2023-24 के दौरान देश के 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने वाले ग्राहकों से कुल 2,330 करोड़ का जुर्माना इकट्ठा किया है। अकेले पंजाब नेशनल बैंक ने 633 करोड़ का जुर्माना लिया। 2019-20 में इस बैंक ने 238 करोड़ का जुर्माना लिया। अभी एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस की। इसके अनुसार भारत में आय की असमानता औपनिवेशिक दौर से भी ज्यादा खराब है। 1% लोगों की आमदनी के कारण यह 2.5 लाख रुपए साल की दिखती है, वरना उससे भी कम हो सकती है। 2022 की रिपोर्ट है, अगर आपकी मासिक आय 25,000 है तो आप भारत में चोटी के 10% लोगों में आ सकते हैं। मई 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने यह आंकड़ा जारी किया था। तो एक चीज साफ है, प्रति व्यक्ति आय में जमीन आसमान का अंतर है। यह खबर जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत की 1555 कंपनियों के मुनाफे के बारे में है। बताती है कि मुनाफा बढ़ा है, लेकिन कंपनियों की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई। इसके पहले की तिमाही में, यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में 2 अंकों में वृद्धि हुई, लेकिन इस बार मुनाफा 2 अंकों में नहीं बढ़ा। एक साल पहले 2024 की आखिरी तिमाही में जो वृद्धि 10.8% की दर से हुई, वह 2025 की इस तिमाही में घटकर
6.5% रह गई। इस मुनाफे में भी 32.5% से अधिक की हिस्सेदारी सिर्फ एक कंपनी की है, भारतीय एयरटेल की। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि 76% हिस्सेदारी केवल 5 कंपनियों की है, और यह है भारतीय एयरटेल, इंडियन ऑयल, हिंडाल्को, वेदांता और आईसीआईसीआई बैंक। तो हेडलाइन कहती है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन भीतर की खबर कहती है 4-5 कंपनियों के कारण यह मुनाफा बढ़ा, बाकी कंपनियों का प्रदर्शन जरूर औसत से भी कम रहा होगा। 24 अप्रैल की रॉयटर्स की खबर है। इसमें बताया गया है कि भारत में कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली टॉप कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया ने साल की चौथी तिमाही में अपने मुनाफे में कमी देखी है। कारण है बढ़ती हुई लागत और शहरी मांग में कमी। रिपोर्ट में लिखा है कि महंगी रिहाइश और आय में धीमी वृद्धि कमी के कारण शहरों में लोगों की खरीदी करने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी मई महीने की खबर है। मिंट अखबार में ए क्षीरसागर ने रिपोर्ट किया है कि भारत की सभी बड़ी आईटी कंपनियों की कमाई में चौथी तिमाही में गिरावट देखी गई। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के बाद पहली बार हुआ कि इस तरह की गिरावट नजर आ रही है। अकेले अप्रैल महीने में टेक कंपनियों ने 23,000 से अधिक लोगों को नौकरियों से निकाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में कहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रित होने के कारण भारत में नौकरियां गई हैं। भारत में ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन क्या चीन के कारण गई हैं या भारत का मेक इन इंडिया चीन को चुनौती नहीं दे सका, फेल कर गया? अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2030 तक भारत 2 करोड़ 30 लाख गिग वर्कर पैदा करेगा, जो इस समय 70 लाख के आसपास है। यानी होम डिलीवरी या अस्थायी काम के क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। आप भी जानते हैं कि गिग वर्कर की कमाई कितनी कम है, सामाजिक सुरक्षा कितनी खराब है। स्थायी नौकरी की बात अब प्राइवेट सेक्टर में भी लगता है भूल जाना होगा। कम से कम यही देखिए कि आने वाले दिनों में आज के युवाओं के लिए किस तरह की नौकरी यह सरकार पैदा कर रही है। बैंक में पैसा नहीं होगा और पीठ पर बोझा बढ़ता जाएगा। बाइक से बोझा ढोने वाला रोजगार पैदा कर रहा है। इस पर हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया ने एक ट्वीट किया। लिखा कि पिछले हफ्ते स्टैनफोर्ड में मैंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहते हुए सुना कि वे गिग अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा करना चाहती हैं। नौकरियों के सृजन के लिए 2.25 करोड़ लोगों को गिग इकोनॉमी में लगाना चाहती हैं। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, दूरगामी रणनीति के रूप में यह कारगर नहीं है। भारत को स्थिर और स्किल नौकरियों की जरूरत है, सिर्फ गिग्स की नहीं। इस समय वाकई नौकरियों के स्वरूप को लेकर गंभीर बहस होनी चाहिए। हम कोडिंग के इंजीनियर पैदा करते जा रहे हैं और एआई उससे कई गुना रफ्तार से कोडिंग को खत्म करता जा रहा है। कब तक होम डिलीवरी के भरोसे रोजगार के इस संकट को टाल पाएंगे? इसके लिए भारत को कुछ करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के भविष्य को लेकर बात होनी चाहिए। 4 साल की पढ़ाई के बाद आईटी सेक्टर में इंजीनियर को जो पहली तनख्वाह मिलती है वो कई साल से नहीं बढ़ी है। कब तक हम रैंकिंग और 2047 के लक्ष्य के नाम पर आज की चुनौती से मुंह मोड़ते रहेंगे? आंकड़े बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और बोल रहे हैं। दुनिया की 50 चोटी की यूनिवर्सिटी में जापान की 2 यूनिवर्सिटी है। इस तरह के आंकड़ों से आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। लगता है भारतीय स्वीकार कर चुके हैं कि 3rd क्लास यूनिवर्सिटी ही उनकी नियति है। हमारे शहरों का हाल देखिए, स्मार्ट बनाया जा रहा था, अब कुछ पता नहीं। अस्पतालों का हाल देखिए, जो लोग भारत से गए हैं बाहर, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, उन्हें फोन कीजिए, पूछ लीजिए वहां के शहरों और यहां के शहरों में क्या फर्क है। भारत में कुछ ही लोग अमीर हो रहे हैं या बाकी आबादी तक भी इसका लाभ पहुंच रहा है? इस सवाल से भिड़ा कीजिए।